RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 11 के आवर्त सारणी चैप्टर में हमने आपको बहुत सारे आवर्ती गुण प्रस्तुत कर दिए हैं। आज उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आवर्ती गुण किस प्रकार से आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर या ऊपर से नीचे चलने पर परिवर्तित होते हैं, ये तो अभी तक की सभी वीडियो में, पिछली वीडियोस में आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब इस विद्युत ऋणात्मकता को लेकर चलते हैं। ऋणात्मकता ता माने होता है गुण, विद्युत ऋणात्मक बनाने का गुण। अब विद्युत ऋणात्मक क्या होगा? विद्युत ऋणायन, यानी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब ऋणायन बनाता है तो उसका यह गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। अब ये विद्युत ऋणात्मकता, अभी तक जो गुण थे पिछली वीडियोस में, जो भी गुण आपको पढ़ाए गए हैं, यथा जैसे आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता थी, परमाणु त्रिज्या थी, वो एक इंडिविजुअल परमाणु के लिए मेजर की जा सकती है। लेकिन विद्युत ऋणात्मकता एक तुलनात्मक गुण है जो दो परमाणुओं के बीच की तुलना करता है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा या दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाएगा। इसकी तुलना पारस्परिक करने पर ही उस गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा आप लोग किस प्रकार से अपने नोट्स में लिखेंगे, वो ये रहेगी कि कोई भी तत्व या किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने का गुण ही विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। या कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति ही उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और आगे जाके आप एक चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक बंध, अगला चैप्टर ही होगा इस चैप्टर से, तो उसमें एक नियम आता है फजान का नियम, जिसके अनुसार आप लोगों ने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा कि आयनिक प्रकार के एक बंध होते हैं, सहसंयोजी प्रकार के एक बंध होते हैं। विस्तार पूर्वक वर्णन तो हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन यहां पर यह बता दूं कि और आपको भी याद रखना है कि जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक विद्युत ऋणी होगा, उतना ही ज्यादा प्रबल ऋणायन बनाएगा, या कह सकते हैं आयनिक यौगिक बनाता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी यह तत्व होता है, इसका ऋणायन बनाने का गुण सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आती है और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन और क्लोरीन, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है। तो इन चार तत्वों को आप लोग याद रखना स्पेशली, बाकी तो सब तत्व जो हैं विद्युत ऋणात्मकता घटती बढ़ती रहती है। अब आवर्त सारणी में इसका क्रम क्या होता है? जब भी हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये आपकी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार की है, पीरियोडिक टेबल जो है उसमें लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो फ्लोरीन आपका बिल्कुल यहाँ लास्ट में है, एक अक्रिय गैसों के क्रम को छोड़कर। लास्ट में जो ग्रुप दिया हुआ है अक्रिय गैसों का, उससे पहला हेलोजन है। क्योंकि अक्रिय गैसें तो न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती न इलेक्ट्रॉन त्यागती, इसलिए उनकी विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है अक्रिय गैसों की। लेकिन हेलोजनों में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं उनमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा होगी तो बाईं ओर जाहिर सी बात है कम ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे अप टू डाउन जो होगी वर्ग में वो क्या हो जाएगी? घटती है। तो इस आधार पर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत धनी तत्व कौन सा है? आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसके पश्चात आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए अगर आप जानते हो तो। वैसे यहाँ पर देखिए, अब इसके पश्चात आप वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, प्ले करके चला सकते हैं, क्योंकि अब हम इसका आंसर भी आपको बताएंगे। देखिए यहाँ इस तरफ तो बढ़ती हुई होगी, ऊपर से नीचे घटती हुई, यहाँ घटेगी इधर घटेगी, यानी सबसे ज्यादा जो यहाँ पर तत्व आपका आता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम और विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा।
तो यहाँ पर जो तत्व आता है वो आता है सीजियम। जब हमने ये चैप्टर आपको समझाया था तो यहाँ पहले ग्रुप में हली ने की रब से फरियाद ये इस प्रकार से याद करने के लिए भी आपको हमने ग्रुप फर्स्ट बताया था। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। वैसे तो फ्रेंसियम आपकी पीरियडिक टेबल में बाईं ओर सबसे नीचे होता है, तो फ्रेंसियम की विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होनी चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता मैं दोनों की बात कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर ऋणायन बनाने का गुण तो विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है और धनायन बनाने का गुण विद्युत धनात्मकता कहलाता है। जैसे Na पॉजिटिव बनाता है, Na पॉजिटिव नमक होता है आपका NaCl, तो उसमें Cl नेगेटिव। जो ऋणायन बनाता है तो उसको तो बोलेंगे विद्युत ऋणी तत्व, जो धनायन बनाता है उसको बोलते हैं विद्युत धनी तत्व। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला धनायन बनाएगा, ग्रहण करने वाला ऋणायन बनाता है। तो यहाँ सीजियम आपका सबसे ज्यादा विद्युत धनी तत्व होता है या सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व होता है। ये फ्रेंसियम क्यों नहीं होता? अक्सर ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कोई जो आपको टेस्ट करना चाहता हो वो देख सकता है, या आप भी किसी को टेस्ट करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, अप डाउन घटती है, तो सीजियम की विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा क्यों होती है जबकि सबसे नीचे तो फ्रेंसियम उपस्थित है? तो उसका कारण ये कह सकते हैं कि फ्रेंसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इस कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता निर्धारण आसान नहीं होता और ये जल्द ही दूसरे तत्वों में परिवर्तित हो जाता है धनायन बनाने से पहले ही। तो इस आधार पर सीजियम को सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व लिया जाता है। अब विद्युत ऋणात्मकता के बारे में तो ये पॉइंट आपके हो गए। अब इसमें विद्युत ऋणात्मकता को एक सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि विद्युत ऋणात्मकता केवल तुलनात्मक गुण होता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु की तुलना में धनायन बनाएगा, ऋणायन बनाएगा, इससे हमें उसी की जानकारी होती है, तो इसलिए इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। अगर पूछा जाए कि विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक क्यों नहीं होता, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता केवल एक अनुपात है, तुलनात्मक गुण है, इस कारण विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता। विद्युत ऋणात्मकता को व्यक्त करने के लिए एक स्केल निर्मित किया गया था जिसको पॉलिंग स्केल कहते हैं। इसमें तुलनात्मक रूप से ही विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात की गई थी। तो किसी भी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका आयनन विभव ज्ञात किया जाता है, उसके पश्चात उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता को उसमें से घटाकर उसे फिर 5.6 से अगर भाग दे दें तो इस आधार पर पॉलिंग स्केल पर किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का निर्धारण किया जा सकता है। मैंने आपको 4 तत्व बताए हैं, F, O, N और Cl। इसमें फ्लोरीन का जो स्केल पर वैल्यू आती है वो 4 आती है, ऑक्सीजन की 3.5 आती है और नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की 3.0 होती है। तो आप ये वैल्यू याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इंटर लेवल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो मैंने थोड़ा सा बस अतिरिक्त बता दिया। तो विद्युत ऋणात्मकता के लिए आप इन कर्म को जरूर याद रखें कि सबसे विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन होता है, क्योंकि अगले चैप्टर में इन तीनों की चारों की जरूरत पड़ेगी। फिर से बता रहा हूं, तो विद्युत ऋणात्मकता को अच्छे प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट होता है आपका क्षारीय धातु, तो उसमें सभी धनायन बनाने वाले तत्व होते हैं, तो विद्युत धनी होते हैं। ग्रुप सेकंड में विद्युत धनी होते हैं। और जैसे अभी बताया है आपको, जो ग्रुप नंबर 18 होता है अक्रिय गैसों का, उनकी विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। अब क्यों? वो पहले बता चुका, क्योंकि उनके अंदर न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है न त्यागने का गुण नहीं होता, तो आयनन विभव बहुत अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण नहीं होता, तो विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। इस आधार पर हम इनको लेकर चल सकते हैं। आपके एग्जाम के नजरिए से जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कक्षा 11 के लेवल में, वो आवर्ती गुण हमने आपके सामने अभी तक प्रस्तुत कर दिए। जैसे कि एक बार मैं इसमें वीडियो में आपको याद दिला दूं, हमने अभी आपको विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाया है, इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता समझाई थी, उससे पहली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं आयनन विभव से। इसी के साथ साथ, अब मैं वीडियो का क्रम नहीं बता रहा, हमने आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश बताया है, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या को बता दिया है।
तो इस प्रकार से हमने ये कुछ खास इंपॉर्टेंट से पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं वीडियो में, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके पश्चात कुछ और छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो कि कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ एग्जाम में तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपके सामने वो पूछे जा सकते हैं। तो जैसे वे सबसे पहले अगर हम उनमें देखें तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता। हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता, उसका निर्धारण किया जा सकता है। दूसरा हो सकता है धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण, अब यहाँ पर जिस प्रकार हमने अभी आपको विद्युत ऋणात्मकता समझाई है, उसी के अपोजिट में विद्युत धनात्मकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ धात्विक लक्षण लिया, हम उसी के रेस्पेक्ट में अधात्विक लक्षण भी ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आ सकता है धनायन बनाने का गुण। अब धनायन बनाने का गुण विद्युत धनात्मकता के रूप में लेकर चल सकते हैं, ऋणायन बनाने का गुण विद्युत ऋणात्मकता के रूप में लेकर चल सकते हैं। एक आता है आपका ऑक्सीकारक प्रकृति। ऑक्सीकारक प्रकृति, या इसी के रेस्पेक्ट में हम अपोजिट लेकर चल सकते हैं अपचायक प्रकृति, क्योंकि कक्षा 10 में आप लोगों ने दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी, ऑक्सीकरण और अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, तो वे आपके याद हों तो उसी आधार पर हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीकारक होता है वो वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखते हैं, और अपचायक वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं। तो इस प्रकार से और भी आपके अन्य गुण लिए जा सकते हैं कि जैसे चौथे पॉइंट में हम ले लें ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति, इसी प्रकार से हम एक ले सकते हैं हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति। तो ये अब मैं आपके सामने इन पॉइंट्स को केवल समझाता हुआ चलूंगा। इस तरह पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, और पीरियडिक टेबल को याद करने के लिए, इन गुणों को समझने के लिए आपको पूरी पीरियडिक टेबल में केवल 3 तत्वों को याद रखना है। केवल 3 तत्वों को, एक तो याद रख लीजिए आप Na, एक याद रख लीजिए आप Cl, और एक याद रख लीजिए आप Cgm। बस भाई, नमक NaCl नमक होता है, हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, तो इनको याद रख लीजिए बस। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता, संयोजकता के बारे में विस्तार पूर्वक से हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन यहां पर लेकर चलते हैं। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसकी भी संयोजकता एक होती है, इसकी भी संयोजकता एक होती है। तो जब हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ा जाएगा तो हाइड्रोजन की संयोजकता भी आपकी एक ही होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो तत्वों की संयोजकता है वो हाइड्रोजन के सापेक्ष पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घट जाती है। कैसे? देखिए NaH होता है, उसके बाद Na के बाद अगर हम Mg को देखें तो वो MgH2 बना देता है, ये NaH बनाएगा। तो पहले हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ेगी और फिर 0 तक घट जाती है, क्योंकि जो अकेरिया गैसें हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, क्लोरीन की 4 से 0 तक घटती है। इस प्रकार से आप लेकर चल सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट में धात्विक लक्षण, अधात्विक बाद में हो जाएगा, उसी के सापेक्ष समझा दिया जाएगा। जो पदार्थ धातु होते हैं, धातु धनायन बनाने का गुण रखते हैं। वैसे इस चैप्टर में हमने आपको जो S ब्लॉक के गुण, P ब्लॉक के, D ब्लॉक के गुण, ये तत्वों के गुण आपको समझाए हैं। तो उसमें बताया है कि पीरियडिक टेबल में बाईं ओर जो है वो धातु रखी गई हैं और दाईं ओर अधातु, और यहाँ पर एक इस प्रकार से धातु अधातु को पृथक करने वाली एक लाइन भी है पीरियडिक टेबल में। इसके ऊपर सभी अधातु हैं, नीचे जितनी भी हैं वो सभी धातुएं हैं। तो बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर धातु से अधातु बन जाती है, यानी धात्विक लक्षण घटता है, अधात्विक लक्षण बढ़ता है। देखिए दोनों चीज एक साथ आ गई, ये धातु से अधातु की ओर गए तो धात्विक लक्षण घट गया, या कह सकते हैं अधात्विक बढ़ गया। बाएं से दाएं चलने पर ऐसा हुआ तो ऊपर से नीचे क्या होगा, धात्विक लक्षण बढ़ेगा, अधात्विक घटता हुआ चला जाता है। बाएं से दाएं चलने पर ऊपर से नीचे। आप अपने नोट्स जरूर बना लेना इन पॉइंट्स के लिए। वैसे हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता का हमारा ट्रेंड रह गया, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से 0 तक फिर घट जाती है। लेकिन किसी भी वर्ग में ये संयोजकता सदैव निश्चित रहती है, ये परिवर्तित नहीं होती। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वर्ग में संयोजकता परिवर्तित नहीं होगी, बस केवल इतना ध्यान रखना। धात्विक और अधात्विक लक्षण दोनों हो गए। अब इसके बाद हम लेकर चलते हैं ऑक्सीकारक गुण, अपचायक गुण।
देखिए अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऑक्सीकारक में होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यहां पर देखिए Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी ये अपचायक है, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यानी ये ऑक्सीकारक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकारक गुण, यहां अपचायक था ऑक्सीकारक हो गया, तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ा, बाएं से दाएं चलने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ा तो अपचायक गुण घट गया, ऊपर से नीचे ऑक्सीकारक गुण घटेगा तो अपचायक गुण बढ़ेगा, बाएं से दाएं अपचायक घटा, ऊपर से नीचे अपचायक गुण बढ़ा, ऑक्सीकारक गुण बाएं से दाएं बढ़ा, ऊपर से नीचे घट जाता है। तो यह ऑक्सीकारक और अपचायक भी हो गया। अब ऑक्साइडों की प्रकृति और हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति दोनों देख लें। ऑक्साइड Na2O, आप लोगों ने HCl पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl Cl इसीलिए कह रहा हूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक पढ़ा होगा आप लोगों ने NaOH। ये दो पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रयुक्त होते हैं, और उदासीनीकरण अभिक्रिया में पहले भी आप लोगों ने यही पढ़ा होगा, HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O, और फिर NaCl। मैं इसी के सापेक्ष आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्षार होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यानी जो बाईं ओर उपस्थित पदार्थ हैं, जो धातु पदार्थ हैं, वो अक्षार बनाने का गुण रखते हैं, जबकि दाईं ओर उपस्थित पदार्थ अम्ल बनाने का गुण रखते हैं। यानी सीधे रूप में कह सकते हैं कि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। इनकी प्रकृति बाएं से दाएं जाने पर अक्षारीय से अम्लीय हो जाती है, या कह सकते हैं अक्षारीय गुण घटता है, अम्लीय गुण बढ़ता है बाएं से दाएं चलने पर। और जब इस प्रकार है तो ऊपर से नीचे उसका उल्टा हो ही रहा है हर एक बात में, केवल संयोजकता को छोड़कर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने जो पीरियडिक टेबल पढ़ी उसमें विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं उनको समझने के पश्चात अब आगे आप लोग, जब आपको पीरियडिक टेबल धीरे धीरे याद करनी होगी, ऐसे तो नहीं कि एकदम से याद हो जाती है, तो जब ये तत्व आपके याद हो जाएंगे तो आप उनके द्वारा बनाए गए ऑक्सीकारक, अपचायक, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या धात्विक लक्षण या धात्विक लक्षण आदि के बारे में भी अच्छी प्रकार से बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी वीडियोस में आप लोगों को ये आवर्त सारणी का चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर की थ्योरी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब इसके पश्चात जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिए गए जो पाठ्य निहित प्रश्न है पहले हम उनको हल करेंगे, और उसके पश्चात इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। जिस प्रकार से हमने पहले परमाणु संरचना चैप्टर को कंप्लीटली सोल्व किया, तो इसी प्रकार से अब हम इस आवर्त सारणी चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब पाठ्य निहित प्रश्न और जो एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियो से पहले आप अपनी तैयारी करके देखिए, आप उन क्वेश्चंस को करके देखिए कि उनमें से आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और जो नहीं होते आप वो हमारी वीडियो से समझ सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है कि आपने हमारी वीडियो से कितना समझा। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।